हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे 16 फरवरी के दिन आपका जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो हमने आपके लिए 1 अंक के जितने भी प्रश्न आते हैं वो सभी कंप्लीट करवा दिए हैं। 2 अंक के हो चुके हैं आपके कंप्लीट, 3 नंबर के। अब केवल आपके 4 4 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, है ना, 16 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। ये 4 4 नंबर के ये सारे प्रश्न तैयार कर लेना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं ये तैयार कर लेना। पिछले वीडियोस देख लेना जिनमें हमने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी कि सही विकल्प पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। रिक्त स्थान ये सारे जो है आपके आते हैं, रिक्त सत्या खाली स्थान वगैरह, तो ये सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो वो वीडियो जाकर के देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। और आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 अंक इस वीडियो से कंप्लीट होते हैं, तो वीडियो में बने रहना और ये क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट कर लेना। देखिए, स्वपरागण के कोई दो महत्व, है ना, महत्व यानी कि लाभ एवं दो हानियाँ, लाभ एवं हानियाँ लिखी। तो स्वपरागण के जो लाभ होते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं और हानियाँ नीचे लिखी हुई हैं। तो दो दो आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। देखिए, तो लाभ बताए गए हैं यहाँ पे स्वपरागण के। देख सकते हैं परागकणों की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसमें लाभ एक क्या है कि इसमें परागकण की जो है अधिक ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वपरागण की क्रिया सहज और सुलभ होती है ना। तो यहाँ पे तो सीधे दो दो लाभ हो गई एक ही पॉइंट में। तो जो भी आपको सरलता से याद रहे वो याद कर लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं आपके स्वपरागण की से होने वाली हानियाँ नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए ही गए हैं आपके सामने। स्वपरागत पुष्पों के बीजों की संख्या जो है कम, हल्के व छोटी होती है। अच्छे व स्वस्थ पौधों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से आप दोनों पॉइंट इसके देख सकते हैं और इसके भी, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, द्विनिषेचन क्या है, इसका महत्व लिखिए। देखिए, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें ये सारे क्वेश्चन कर लेना। 4 4 नंबर के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपके अगर मिल गए पेपर में, है ना, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके 16 नंबर जो है इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, द्विनिषेचन के बारे में बताया गया है, पुष्पीय जीवों की, है ना, पराग नलिका में प्रजनन केंद्रक या प्रजनन कोशिका से 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। निषेचन के दौरान यह नर युग्मक अंड या मादा युग्मक से संयोजन कर युग्मनज यानी कि जाइगोट का जो है निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आपको द्विनिषेचन समझ लेना है, ये रहेगा। और इसे तैयार जरूर से कर लीजिएगा। इसके महत्व कर लीजिएगा, अगर महत्व 2 नंबर में अलग से आ गए तो वो भी रहेंगे, है ना। बड़े क्वेश्चन में तो ये कंप्लीट है ही। तो पिछले वीडियोस भी देख लेना जा करके, ताकि आपके 2 2 नंबर के क्वेश्चन 1 1 नंबर के सभी कंप्लीट हो जाएं। देखिए, इसके बाद है यौन संचारित रोगों से बचने के प्रमुख उपाय, है ना, कौन से हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 4 नंबर के चैप्टर से है, जनन स्वास्थ्य से। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं इसके और इन्हें आप याद कर लेंगे। पॉइंट वाले क्वेश्चन जो है आसानी से याद होते हैं, तो ये बड़ा ही सरलता से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाहक के जो है 4 लक्षण लिखिए। तो आपके सामने ही दिए गए हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। वाहक के 4 लक्षण देखिए, तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। वाहक का छोटा माप होना चाहिए और इसका पृथक्करण तथा शोधन सरल एवं सुविधाजनक होना चाहिए। तो ये रहेंगे आपके 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद है 5वें नंबर का प्रश्न है आपका, कोई 4 यौन संबंधी रोग एवं उनका एक एक जो है इनका लक्षण लिखिए, है ना। तो गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, है ना, ये बताए गए हैं यहाँ पे। इसके बाद अगला आपका बताया गया है जननांग की हर्पीस एड्स। तो इस प्रकार से ये 4 लक्षण जो हैं बताए गए हैं, ये 4 रोग बताए गए हैं यौन संबंधी रोग। तो ये रहेंगे चारों के नाम, उनके बारे में बताया गया है और उनके लक्षणों के बारे में भी लिखा गया है। इसके बाद है आपका अगला, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो देख सकते हैं पारिस्थितिक पिरामिड को समझाया गया है। इसके प्रकार जो है निम्न 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, तो पिरामिड जो है पारिस्थितिक पिरामिड वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या का और जीव भार का और ऊर्जा का पिरामिड, है ना। ये भी हमने ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट करवाया है कि जीव भार का पिरामिड कैसे बनता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है ना। तो ये सारे जो आप है आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव की वीडियो जरूर से जा करके देख लेना। इसके बाद है आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को जो है समझाइए। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप डायग्राम उसका बनाएंगे और ये उसकी थ्योरी लिखेंगे आप यहाँ पे, आपको जो जो दिया गया है पूरा, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े यानी कि कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें 22 जोड़े एक समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र
कहलाता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX व पुरुषों में XY होते हैं। एक गुणसूत्र ही संतान के लिंग को निर्धारित करते हैं ना। तो इस प्रकार से आप इसे समझा देंगे, इस डायग्राम को बना देंगे तो आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। इसके बाद है जेनेटिक कोड क्या है, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड। यहाँ पे देख सकते हैं विशेषताएं नीचे दी गई हैं और ये इसका जो है वर्णन किया गया है जेनेटिक कोड का। इसके बाद ये विशेषताएं देख सकते हैं, ट्रिपलेट कोड, कॉमा विहीन कोड, अपभ्रंशित कोड, सर्वव्यापी, है ना। तो ये यहाँ पे दिया गया है, ये पूरा इसकी विशेषताएं रहेंगी। इसके बाद है आपका लैमार्कवाद से आप क्या समझते हैं, उपयोगिता एवं अनुप्रयोगिता के प्रभाव को समझाइए। तो लैमार्कवाद के बारे में यहाँ पर दिया गया है। लैमार्कवाद निम्न तथ्यों पर आधारित है। तो यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं, 3-4 उसके पता होना चाहिए। प्रमुखता से 2 तथ्य तो ये याद रखेंगे आप, तीसरा भी नीचे दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे शरीर के अंगों पर वातावरण का सीधा प्रभाव प्रत्येक प्राणी को पर पड़ता है। इस प्रकार से आप सरल सी भाषा में याद करें तो हम पे आप पे बनेगा। ये तीसरा पॉइंट दिया गया है। इसके बाद है आपका 10वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं वर्णांधता को परिभाषित कर इसकी वंशागति समझाइए, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये डायग्राम बनाएंगे, ये इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बनेगा बिल्कुल सही। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वर्णांधता मनुष्य में बीमारी के रूप में पाई जाती है। इस रोग द्वारा ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में जो है विभेद नहीं कर पाता, है ना। इस रोग की वंशागति भी हीमोफीलिया की तरह होती है। वर्णांध पुरुष एवं सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में सभी लड़के सामान्य होंगे। पुत्रियां वर्णांधता रोग से ग्रस्त ना होकर रोग की वाहक होंगी, क्योंकि वर्णांधता रोग का जिन पुत्रियों के XX गुणसूत्र में से केवल एक ही X गुणसूत्र पर होगा, इसलिए वे रोग की वाहक होंगी। तो इस प्रकार से आप इसका जो है रेखा चित्र के द्वारा इसे समझा सकते हैं, ये रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 11वें नंबर का, क्या विद्यालयों, है ना, में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। तो यहाँ पे लिखेंगे किशोरावस्था जिज्ञासा की अवस्था है। किशोरों के आदर्श मन से अपनी जिज्ञासा का सही व सकारात्मक समाधान उसे एक चरित्रवान व जागरूक नागरिक बनाने में सहायक है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखते हुए पॉइंट में लिखेंगे। पॉइंट में देखिए, पॉइंट में पढ़ेंगे तो आप पे आसानी से जो है याद होगा। ये आपको यहाँ पे 4 पॉइंट सबके दिए गए हैं और ये 4 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन DNA रेप्लिकेशन, है ना। DNA प्रतिकृति क्या है, इसकी विधि लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप संरक्षित प्रतिकृति, इसके जो हैं पार्ट बताए गए हैं यहाँ पे। डेल ब्रुक के अनुसार यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन को समझाया गया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका जो है DNA रेप्लिकेशन का जो है इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है, प्रतिकृतिकरण, और यही आपको यहाँ पे बनाना होगा इसमें डायग्राम, और ये रहेंगे इसका थ्योरिकल, है ना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है पुनर्योगज DNA। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखिए। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे 4 पॉइंट में आपको बताया गया है, तो चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। देखिए, तो ये रहेंगे आपके पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हैं आप RDNA के उत्पादन हेतु वांछित DNA का चयन करना आवश्यक होता है। सामान्यतः विजातीय अथवा लक्ष्य DNA कहा जाता है। DNA का शोधन कर शोधित DNA प्राप्त किया जाता है ना। जो लक्ष्य DNA होता है उसका शोधन किया जाता है, फिर उससे शोधित DNA प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है आपका यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइमों की सहायता से शोधित DNA से वांछित DNA खंड को पृथक करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्लाज्मिड्स के प्रकार लिखिए। प्लाज्मिड्स के जो प्रकार हैं यहाँ पे दिए गए हैं आपको, मुख्य रूप से एक प्रतिलिपि प्लाज्मिड्स, बहु प्रतिलिपि प्लाज्मिड। तो बहु प्रतिलिपि प्लाज्मिड जो है निम्न दिए गए हैं, F कारक या लिंग कारक, दूसरा है R कारक या औषधि प्रतिरोधक कारक, है ना। और आगे देख सकते हैं तीसरा भी आपके साथ दिया गया है कॉल कारक या कोल्सिन प्लाज्मिड्स। तो इनको समझ लेंगे, ये रहेंगे पॉइंट। और छोटी छोटी इनमें अंदर लिखना है हेडिंग में। ये F कारक क्या होते हैं, ये वे प्लाज्मिड्स हैं जो जीवाणु में संयुग्मन के लिए उत्तरदायी होते हैं ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका आनुवंशिक रूप से रूपांतरित, है ना, फसलों को परिभाषित कीजिए और इसके कोई 3 लाभ लिखिए, है ना। GM फसलों को यहाँ पे परिभाषित करना है, ये रहेगा आपका
आनुवंशिक रूप से फसलें ऐसी फसलें जिनमें अन्य प्रजातियों के उपयोगी जीन पाए जाते हैं, ये रहेंगे आपके आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लाभ। तो देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं आपको तीनों। सेकंड है आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलें फसलीय पौधों में वांछित फिनोटाइपिक लक्षण उत्पन्न कर सकती हैं। इसके बाद ट्रांसजेनिक फसलें, इनमें क्या होता है, ट्रांसजेनिक फसलों में विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण होता है और जीएम फसलों में पूर्व से उपस्थित जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में सहायता मिलती है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम, कारण व 2 लक्षण लिखिए। तो जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले जो रोग होते हैं, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया है ना, मलेरिया, तो ये रोग दिए गए हैं। निमोनिया हो गया और क्षय रोग हो गया है ना, टीबी। तो ये रोग दिए गए हैं जो कि जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं, उनके लक्षण भी यहाँ पे बताए गए हैं और इनके कारण दिए गए हैं साथ में। तो इसे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। ये चारों रोगों के नाम याद रखिए, क्षय रोग, निमोनिया, टाइफाइड और हैजा, और इनके लक्षण बताए गए हैं, है ना। हैजा में क्या होता है, बार बार उल्टी तथा दस्त होना, यहाँ पे चक्कर आना तथा पानी की कमी होना। इसके बाद है यहाँ पे टाइफाइड, इसके लक्षण दिए गए हैं, पूरे शरीर में तीव्र दर्द के साथ उल्टी, चक्कर, सिर दर्द, खांसी आदि जो है होगा। और यहाँ पे जो बुखार है तो 101 फ़ारेनहाइट से 105 तक जो है जा सकता है। यह बुखार दिन की अपेक्षा रात में अधिक तेज हो सकता है। और निमोनिया में क्या होता है, सर्दी जुकाम होना और बुखार का बना रहना। इसके बाद क्षय रोग यानी कि टीबी में यहाँ पे लगातार वजन कम होता है, सांस लेने में जो तकलीफ होने लगती है। तो ये कुछ इनके लक्षण बताए गए हैं, यहाँ पे याद रखेंगे, है ना। ट्यूबरकुलोसिस के कारण हवा द्वारा फैलता है, तो ये रहेगा आपका। इसके बाद है 17वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, मेल गैमेटोफाइट एवं फीमेल गैमेटोफाइट्स में अंतर लिखना है आपको। नर यगुमकोद्भिद एवं मादा यगुमकोद्भिद में अंतर लिखिए। देख सकते हैं 4 अंतर दिए गए हैं, चारों याद कर लेना। छोटे छोटे अंतर हैं, आप अंतर जरूर से याद कर लें। एक वीडियो वैसे भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई थी। अगले पेपर के लिए आपको जल्दी ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लोनिंग वाहक क्या है, वाहक के 4 लक्षण लिखिए। देखिए वाहक के 4 लक्षण तो हम खैर देख ही चुके हैं, वाहक देख लेते हैं क्लोनिंग वाहक के बारे में। क्लोनिंग वाहक डीएनए के अणु होते हैं जो क्लोन किए जाने वाले डीएनए इंसर्ट के लिए वाहक का कार्य करते हैं। वेक्टर्स किसी उपर्युक्त अतिथेय कोशिका में स्वप्रतिकृति कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें डीएनए प्रतिकृति उद्गम स्थल पाया जाता है। और वाहक के जो लक्षण होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। ये 4 लक्षण जो हैं वाहक के दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 इनके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं और ये पूरा इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाए तो डीएनए अंगुलिक छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, है ना। टिप्पणी लिखना है तो मतलब इसके बारे में आपको जितना भी आता है ना सब लिख दीजिए। तो देखिए यह तकनीक जो है व्यक्तियों में डीएनए स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पहचान करने की एक टेक्निक है। देखिए 2 अलग अलग व्यक्तियों में जो आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनकी विभिन्नताओं को एक पहचान करने की, उनको जानने की एक तकनीक है जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है ना। डीएनए स्तर पर ये पता लगाया जाता है कि व्यक्तियों में क्या विभिन्नताएं हैं, उनकी पहचान करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसमें किन्हीं 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों की तुलना करके एक त्वरित, सरल, प्रमाणिक व विश्वसनीय उपाय है एक, है ना। इसका सिद्धांत में बताया गया है, डीएनए सिद्धांत व्यक्तियों में वेरिएबल नंबर रैंडम रिपीट के रूप में पाई जाने वाली आनुवंशिक बहुरूपता का विश्लेषण ही इस टेक्निक का जो है आधार है। बहुरूपता बोले तो विभिन्नता, है ना। और ये समझ सकते हैं आप, यहाँ पे इसका पूरा यहाँ तक दिया गया है। और इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की प्रक्रिया के पद दिए गए हैं। डीएनए को पृथक करना, सबसे पहले इस प्रक्रिया को अगर करना है तो डीएनए को जो है पृथक किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डीएनए को जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा खंडों में तोड़ा जाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण किया जाएगा। पृथक्कृत खंडों का, जो डीएनए खंड जो है टूट चुके हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, है ना, उन पृथक्कृत खंडों को सदर्न ब्लॉटिंग द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाएगा। चिन्हित बीएनटी एवं खोजी है ना, बीएनटी आर खोजी द्वारा संकरण
संकृत भागों को ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा जो है जांचा जाएगा या जांच की जाएगी उसकी। तो इससे दो व्यक्तियों के बीच जो आनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनका जो है पता लगाया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है वाटसन एवं क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल जो है समझाइए, उसका नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर से याद होना चाहिए। देख सकते हैं वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए अणु का कार्यकारी मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना देंगे आप, इस प्रकार से लिखना है थोड़ा सा कि किसने प्रस्तुत किया है ना, इस प्रकार लिख देंगे और फिर आप डीएनए मॉडल का जो है इस प्रकार डायग्राम बनाएंगे जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, बिल्कुल यही बनाना है। और देख सकते हैं यहाँ पे इनका वाटसन एवं क्रिक का जो है डीएनए मॉडल यहाँ पे आपको समझाया गया है और ये रहेगा आपका डीएनए की संरचना है ना वाटसन एवं क्रिक द्वारा। इसके बाद इसके जो चरण हैं, डीएनए अणु के दो अवयवों को का बना होता है डीएनए, ये एक अवयव कहलाते हैं। देखिए इस प्रकार से आप देख पा रहे हो डीएनए कुछ ऐसा होता है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ऐसे ही इन्हीं की बात की जा रही है यहाँ पे। दो अवयवों का जो है बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित है। ये सर्पिलाकार ही तो है ना, ये ऐसे डीएनए फैला होता है ना, ऐसे ऐसे है ना, तो ये सर्पिलाकार में फैला होता है ना, सर्पिलाकार में कुंडलित रहते हैं। और इसके बाद है दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। तो आप देख ही सकते हैं अगर ये यहाँ पे जा रही है तो ये यहाँ पे जा रही है, फिर अगर ये यहाँ पे जा रही है तो ये यहाँ पे जा रही है, ये ऐसी तो ऐसी, दोनों विपरीत चल रही है ना। अगर ये यहाँ पे आई तो ये मुड़ जाती है ना, तो विपरीत कुंडलित होती हैं। प्रत्येक वलयक में अनेक न्यूक्लियोटाइड्स जो है श्रृंखलाबद्ध होते हैं। ये कुंडलियाँ होती हैं ना, इस प्रकार से बनी होती हैं, तो इनमें न्यूक्लियोटाइड्स जो है श्रृंखलित होते हैं प्रत्येक में, है ना, हर एक में, इतने के बीच जो है एक न्यूक्लियोटाइड्स होगा। इसके बाद है प्लाज्मिड डीएनए व गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर लिखिए, है ना। वैसे डीएनए आरएनए का अंतर तो करना ही है, नीचे आंसर दिया गया उसका। इसके बाद ही अगला क्वेश्चन डीएनए आरएनए में अंतर, लेकिन ये भी कर लेना आप यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर देख सकते हैं। तो 4 अंतर आपके सामने दिए गए हैं। देखिए आकार में छोटा होता है, आकार में बड़ा होता है। मेनली अंतर याद रखिए, जीनों की संख्या भी कम होती है, इसमें जीनों की संख्या जो है अधिक होती है। आखिरकार है बड़ा थोड़ा तो जनसंख्या मतलब जीन संख्या जो है बड़ी होगी, अधिक होगी। इसके बाद जीवाणु के जीवित रहने हेतु आवश्यक नहीं होता संख्या में 1 से सैकड़ों तक होती हैं। ये संख्या में 1 से सैकड़ों तक हो सकती हैं, केवल एक गुणसूत्र इसमें पाया जाता है ना। तो ये आप देख सकते हैं 4 अंतर दिए गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है जल्दी से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 22 नंबर का है, डीएनए तथा आरएनए में कोई 4 अंतर लिखिए। तो एक तरफ डीएनए है, एक तरफ आरएनए है। देखिए बहुत ही सरल अंतर यहाँ पे आपके लिए तैयार किए गए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। 5 दिए गए हैं, कोई 4 कर लेना आसानी से। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का यह केंद्रक में गुणसूत्र के साथ तथा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये वाइटो नहीं माइटो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में एवं क्लोरोप्लास्ट में भी जो पाया जाता है। तो ये याद रखिए आप कि जो है डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है मेनली, है ना। और आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तथा कम मात्रा में केंद्रिका तथा गुणसूत्र से संबंधित होता है। इसके बाद है डीएनए डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है, ओनली राइबोज शर्करा है ना, ये डीऑक्सी राइबोज नाम से ही पता चलता है। डीएनए एक प्रकार का होता है जबकि आरएनए जो है 3 प्रकार के, एमटीआर है ना, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया शायद, ये एमआरएनए ठीक लिखा है और आरआरएनए इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, और टीआरएनए लिखना है तो टीआरएनए है ना, ये होते हैं प्रकार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है इसमें जो है देखिए सबसे बड़ा अंतर है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थाइमिन होते हैं इसमें थाइमिन के स्थान पर थाइमिन नहीं पाया जाएगा किसमें, ये आरएनए में, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। यही बहुत बड़ा अंतर है। वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से, अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका और शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए वैसे डीएनए आरएनए में अंतर देख चुके हैं, लेकिन अगर संरचना के आधार पर डीएनए आरएनए में अंतर पता चलाया जाए, है ना, वैसे तो ये पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। डीएनए देखिए जो आरएनए होता है ये आरएनए है, आरएनए एक श्रृंखला का होता है जबकि डीएनए क्या होता है, द्विश्रृंखलीय होता है। तो ये याद रखिएगा, है ना।
और इसमें क्या होता है, साइटोसिन होता है डीएनए में, ग्वानिन होता है, एडेनिन, थाइमिन। और इसमें क्या होता है, इसमें थाइमिन के स्थान पर देख सकते हैं यहाँ पे यूरेसिल पाया जा रहा है ना। तो ये अंतर उसी, ये जो है ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिया है उसी अंतर को समझने के लिए यहाँ पे बताया है आपको। तो इसे आप जरूर से यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लें। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, वन्य जीवों के विलुप्तीकरण के 4 लक्षणों को लिखिए। तो वन्य जीवों के विलुप्तीकरण के जो है प्रमुख कारण जो है निम्न है, कारणों को लिखिए, छोड़िए मैं लक्षण बोल गया। यहाँ पे देख सकते हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का जो है प्रतिबंध ना होना इसके लिए विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है और सबसे बड़ा कारण है। और वनों की कटाई है ना, तो वनों की कटाई जो की जा रही है नहीं की जानी चाहिए। अभी एक जंगल को काटा जा रहा है, वो नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे वन्य जीवों के रहने की जो है जगह है ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 4 1 2 3 4 पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ तक इतने जो क्वेश्चन मैंने बता दिए इन्हें जरूर से कर लेना, पिछले वीडियोस जाकर के देख लेना जिसमें हमने देखे 1 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। जितने भी आपके एमसीक्यूज आते हैं, जितने भी आपके रिक्त स्थान आते हैं, जितने भी आपके सही जोड़ियाँ आती हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर आते हैं, सत्य सत्य आते हैं, सभी कंप्लीट करवा दिए हैं, है ना। इससे आपके जो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना 30 नंबर के लगभग 28 के, वो कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद आपके 2 नंबर के कंप्लीट करवा दिए हैं, 3 नंबर के प्रश्न। तो जाकर के वीडियो देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस 4 नंबर की वीडियो ये है ही, है ना। तो सारा कंप्लीट हो गया ना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।